हेलो गाइस, सो वी आर बैक। जेई एडवांस आ गया है और हम भी वापस से आ गए। तो लास्ट ईयर भी हमने इस टाइम पे जेई एडवांस रिलेटेड एक सीरीज़ चलाया था जिसमें स्टैंडर्ड बुक के जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे सिलेबस में भी हैं वो हमने डिस्कस किए थे। एंड आपको जान के अच्छा लगेगा कि इस साल एग्जैक्टली 2 क्वेश्चंस वर फ्रॉम दिस चैनल, है ना। और मैंने इस चैनल पर 20 ही सवाल कुछ डिस्कस किए थे, उसमें उसमें से 2 क्वेश्चन आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि रेलेवेंसी जो है कितनी हाई है ना। तो इस साल भी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अगेन सेम फंडा है, स्टैंडर्ड बुक्स पकड़ेंगे एंड जो भी अपना सिलेबस रिलेटेड कंटेंट होगा उसको हम देखेंगे, है ना। जो अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं जहाँ पर नॉर्मली गलती हो सकती है। तो यूएसपी तो ये है कि रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा है। हम कुछ फालतू का डिस्कस नहीं करेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस है। सिलेबस में रहते हुए ही आपको चैलेंज करेंगे। तो रेडी हो क्या चैलेंज के लिए? चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो फिर। सो जेरी मार्च में से रिलेटेड थ्योरी गिवन है, तो पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे, फिर जेरी मार्च का जो थ्योरी है उसको चेकआउट करेंगे। सो कंपेयर रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस अपन को पता है SN1 रिएक्शन को कहते हैं, ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो वीडियो को पॉज करें एंड अपना आंसर पहले बताएं, फिर डिस्कस करते हैं। तो मुझे इनका SN1 का रेट बताना है। तो रेट ऑफ SN1 हमें पता है भाई क्या होता है। रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, है ना। यही जो है हम जानते हैं और मोस्टली यही से हमारा आंसर आता भी है, कुछ गलती नहीं है इसमें भाई। ठीक है सर। तो बेसिक फंडे मत भूल जाना, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये एडिशनल है, तो बेसिक फंडा तो यही है। तो अगर मैं इस हिसाब से चलूँ तो क्या होगा रेट ऑफ SN1। तो ए वाले में अगर मैं कार्बोकेटाइन बनाऊंगा तो आई विल गेट 9 अल्फ़ा। सो बी वाले में मुझे मिलेंगे 8 अल्फ़ा, है ना। 2 अल्फ़ा इधर, 3 3 इधर इधर। एंड सी वाले में मुझे मिलेंगे 3 4 5 अल्फ़ा, है ना। 3 अल्फ़ा इधर, 1 अल्फ़ा इधर, 1 अल्फ़ा इधर। तो सी वाले में मुझे 5 अल्फ़ा मिलेंगे अगर मैं कार्बोकेटाइन बनाऊंगा। और डी वाले में तो मुझे कार्बोकेटाइन बनाऊंगा तो 0 अल्फ़ा मिलेंगे, है ना। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। रेजोनेंस हो नहीं रहा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से अगर हम देखें तो कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल ए है, फिर बी है, फिर सी है एंड फिर डी है। ये कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी है। तो यही फिर SN1 का रेट हो जाना चाहिए, है ना। तो बेसिक फंडा तो हमारा आंसर यही आना चाहिए, ABCD। बट आपको पता ही है इतना बेसिक होता तो हम डिस्कस ही नहीं करते, है ना। सो ये आंसर रॉन्ग है। ठीक है भाई, क्यों रॉन्ग है अभी थ्योरी चेक करेंगे। सो सबसे पहले तो करेक्ट आंसर जानते हैं। करेक्ट आंसर इस डी का सबसे ज़्यादा है, सरप्राइजिंग, है ना। 0 अल्फ़ा। वैसे ये फैक्ट फिर भी कुछ लोगों को पता होगा डी वाला। दिस क्वेश्चन जो है ये CSIR नेट में भी पूछा जा चुका है एंड कुछ अच्छे टीचर इसको कराते भी हैं ना। तो मैं ऐसा नहीं मान रहा कि आपने बिल्कुल देखा ही नहीं होगा, हो सकता है नहीं देखा हो। सो डी वाला जो है उसका रेट सबसे ज़्यादा होगा, फिर सी वाले का रेट होगा, फिर बी वाले का रेट होगा, फिर ए वाले का होगा। मतलब अपने आंसर का एग्जैक्टली रिवर्स हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न है? तो चलो अब जेरी मार्च का थ्योरी चेकआउट करते हैं। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो है बी स्ट्रेन। सर बी स्ट्रेन क्या होता है? ये बैक स्ट्रेन। तो ये जेरी मार्च का एक टेबल है, इसका अपन डेटा चेक करते हैं। तो इसमें देखो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 80% एक्वस इथेनॉल गिवन है। तो अपन देख सकते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड CMe3Cl, है ना। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको CMe3Cl करो। तो इसका जो रेट है, इधर भी थोड़ा मिसप्रिंट है, ये Me2 है। जो इसका रेट है वो है 0.033। एक इथाइल लगा दिया, मिथाइल की जगह एक इथाइल लगा दिया, तो आप रेट देख रहे हैं बढ़ गया है ना। अल्फ़ा कम हो गया लेकिन रेट बढ़ गया, जैसा अभी अपन ने करा अपने आंसर में। 2 इथाइल लगा दिया, अल्फ़ा और कम हो गए। कितने अल्फ़ा हो गए? 3 2 5 2 7 अल्फ़ा हो गए। इधर 8 अल्फ़ा थे, इधर 9 अल्फ़ा थे। रेट और बढ़ गया, मतलब कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी तो कम हो रहा है पर रेट बढ़ रहा है। तीनों इथाइल लगा दिया, आप रेट देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो है इसका ट्रिपल हो गया। अब इथाइल की जगह अपन ने आइसोप्रोपाइल लगा दिया,
मतलब और बल्कि ग्रुप लगा दिया तो रेट और बढ़ गया। 2 आइसोप्रोपाइल लगा, रेट आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जैसे जैसे हिंड्रेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे हिंड्रेंस बढ़ रहा है अपना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे रीज़न बताता है, दिस इज़ ऑल ड्यू टू बी स्ट्रेन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द सेंट्रल कार्बन इन अल्काइल क्लोराइड इज sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज हमें पता है भाई, तो उसका बॉन्ड एंगल जो है 109.5 डिग्री। अगर वो कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाता है तो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है एंड बॉन्ड एंगल 120 हो जाते हैं। तो अगर बल्कि ग्रुप लगे हुए हों, इफ़ द हैलाइड इज टर्शियरी एंड द 3 अल्काइल ग्रुप्स आर लार्ज इनफ, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो भाई अगर हम उसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन में रखें तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन है उसमें, 109 डिग्री एंगल है उन बल्कि ग्रुप्स के बीच में। लेकिन जैसे ही वो कैटायन में कन्वर्ट होते हैं तो 109 से 120 एंगल हो जाता है उन ग्रुप्स के बीच में। तो उनको जो है स्ट्रेन में रिलीफ मिलता है भाई, स्ट्रेन में रिलीफ। तो दिस देखो क्या बोलता है ये, रिजल्टिंग इन स्ट्रेन, मतलब बल्कि ग्रुप लगे हैं तो स्ट्रेन लगे मिले होएगा उनके बीच में। एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड बी स्ट्रेन, बिग स्ट्रेन, बैक स्ट्रेन, एंड कैन बी रिलीव्ड बाय आयनाइजेशन टू द कार्बोकेटायन। ठीक है सर। तो जैसे ही मैं इनका कार्बोकेटायन बनाता हूँ तो स्ट्रेन में रिलीफ मिल रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा रिलीफ कब मिलेगा? जब सबसे ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स हो। जैसे अपन ने देखा, ये अपन ने 3 टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स लगा दिए इधर, तो अभी इनके बीच में एंगल 109 था। ठीक है सर। और जैसे ही sp2 हाइब्रिडाइज करोगे तो इन ग्रुप्स के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रिलीफ हो रहा है बैक स्ट्रेन में वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा इसको फ़ायदा हो रहा है कार्बोकेटायन बनाने में, तो इसका रेट जो है सर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये फंडा है। ठीक है सर। यहाँ पर भी ये बल्कि ग्रुप्स हैं तो ये रिपल्शन कर रहे हैं, जैसे ही कार्बोकेटायन बनाएंगे तो ये रिपल्शन मिनिमाइज़ होगा तो रेट बढ़ जाएगा। मतलब जो बैक स्ट्रेन वाला फैक्टर है वो आपका सर कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी को डोमिनेट कर रहा है ना। तो टेबल के थ्रू देख भी सकते हैं और ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे अब। सो द रेट ऑफ आयनाइजेशन एंड हेंस द सॉल्वोलिसिस रेट, यहाँ पढ़ रहे हैं, ऑफ अ मॉलिक्यूल इन विच देयर इज बी स्ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू बी लार्जर देन इन केसेस वेयर बी स्ट्रेन इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है। तो टेबल 9.3 आपको याद रखना है। ठीक है सर। देखो, द सब्स्टिट्यूशन बाय वन आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज नॉट ग्रेटली डिफरेंट, बट विथ सेकेंड आइसोप्रोपाइल ग्रुप द क्राउडिंग इज नाउ ग्रेट इनफ टू कॉज बी स्ट्रेन। मतलब बल्कि ग्रुप लगे रहेंगे तभी बैक स्ट्रेन का फंडा लगाएंगे एंड द रेट इज इंक्रीज इज 10 फोल्ड, है ना। और तीसरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा देंगे तो रेट और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा बैक स्ट्रेन बढ़ेगा और उसको फिर रिलीफ होने में उतना ही फ़ायदा मिलेगा, कार्बोकेटायन बनाने में उतना ही फ़ायदा मिलेगा, तो रेट ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट फंडा है। तो इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से याद रखेंगे। और भी आगे कुछ बातें कहता है, जैसे फॉर सम टर्शियरी सबस्ट्रेट द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज ग्रेटली इंक्रीज बाय रिलीफ ऑफ बी स्ट्रेन इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है। एक्सेप्ट वेयर बी स्ट्रेन इज इन्वॉल्व बीटा ब्रांचिंग हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन द SN1 मैकेनिज्म। ठीक है। तो अगर बी स्ट्रेन नहीं है तो बीटा पोजिशन पर ब्रांचिंग करने पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है SN1 मैकेनिज्म की रेट पर, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है सर। और एक बार यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और लिखी हुई है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर अटैच करा है। ऑफकोर्स आइसोब्यूटाइल एंड नियोपेंटाइल आर प्राइमरी सबस्ट्रेट, है ना। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड और नियोपेंटाइल क्लोराइड की बात कर रहा है ये। दे आर प्राइमरी सबस्ट्रेट एंड फॉर दिस रीज़न दे रिएक्ट वेरी स्लोली बाय SN1 मैकेनिज्म। बिल्कुल समझ में आता है, प्राइमरी है तो SN1 का रेट बहुत कम होगा, बट नॉट मोर स्लोली देन द कोरस्पॉन्डिंग इथाइल और प्रोपाइल। कट गया वो। तो ये क्या कह रहा है कि भैया इनका रेट भी इनसे तो ज़्यादा ही है अभी भी, इथाइल और प्रोपाइल क्लोराइड से। क्यों ज़्यादा है भाई? आप देखो कि अगर SN1 से आप कराएंगे तो इसके पास तो कितने अल्फ़ा निकलेंगे? एक ही अल्फ़ा निकलेगा। इसके पास तो 0 ही अल्फ़ा निकलेगा। इन दोनों, इसके पास 2 अल्फ़ा है और इसके पास तो 3 अल्फ़ा है, फिर भी इनका रेट इनसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? तो अगेन यहाँ पर जो है बैक स्ट्रेन वाला फंडा है। ठीक है। तो बैक स्ट्रेन जो है सर, बहुत बल्कि ग्रुप लगे रहते हैं तब तो डेफिनेटली वो उसका मेजर रोल होता है, लेकिन उसका थोड़ा बहुत रोल अभी भी है ना। और यहीं पर जेई मेन 2019 में एक सवाल पूछ चुका है जो NCERT ने भी दिया हुआ है, तो NCERT का भी मैंने यहाँ पर रेफरेंस अटैच किया हुआ है, करा हुआ है।
तो यहाँ पर इसने बोला था कि भैया ये प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो ये ब्रोमोब्यूटेन्स हैं कुछ, एंड इनका SN1 का रिएक्टिविटी देखोगे तो इस वाले कंपाउंड को अगर आप देखो तो इसका रेट इससे ज़्यादा है। अगर आप कार्बोकेटाइन बनाते तो कितने अल्फ़ा आते, 2 अल्फ़ा, और इधर कितना अल्फ़ा आता, 1 अल्फ़ा, फिर भी रेट ज़्यादा है। क्यों ऐसा? तो इसका पीछे का रीज़न है बैक स्ट्रेन ओनली, है ना, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो ये 2019 में भी एक सवाल पूछा गया था जो अभी तक भी मिस्ट्री की तरह ही चल रहा है। तो अब आपके पास इसके लिए भी एक रीज़न है, ठीक है। तो मोटा मोटा क्या सीखा, तो वो ये समझो कि भाई ये जो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा एज इट इज़ इसको याद रखेंगे, है ना, यहीं पर बैक स्ट्रेन का फंडा लगाएं, हर जगह ना उसको अप्लाई करें। जो बल्कि ग्रुप लगे हुए हों आइसोप्रोपाइल और टर्शरी हैलाइड होना चाहिए, पहली बात है ना, तब लगाएं, ठीक है। ये बात हो गई, है ना, ये मोटा मोटा सीखा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कंपेयर रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस। अब अगेन 3 कंपाउंड है, इनमें भी रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस करना है। तो वही नॉर्मल फंडा मुझे पता है कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करो और रेट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इधर कार्बोकेटाइन 9 अल्फ़ा के साथ बनेगा, इधर कार्बोकेटाइन कितने, 3 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा, 7 अल्फ़ा के साथ बनेगा। इधर जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसके पास भी 7 अल्फ़ा होंगे। तो सबसे ज़्यादा रेट तो ए वाले का होना चाहिए, समझ में आ रहा है मुझे। बी सी में मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जो इसका आंसर है बुक देखते हैं। तो जो इसका आंसर है बुक ने दे रखा है इधर, तो इसका अपन आंसर देखें तो जो अपना बी ऑप्शन है उसका रेट सबसे ज़्यादा, फिर ए का, फिर सी का, है ना। बी वाले का रेट सबसे ज़्यादा, फिर ए का, फिर सी का। तो ये अगेन क्या हो गया भाई, वापस से अपन फिर से फेल हो गया अपन, है ना, अपने नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स फेल हो गए। अगेन दिस इज़ फ्रॉम जेरी मार्च, तो सब कुछ स्टैंडर्ड है ना, एंड स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन आते हैं। मैं ऑलरेडी आपको शुरू में इसके बारे में बता चुका हूँ, है ना, तो आते ही हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो अगेन एक और तरह की स्ट्रेन होती है भाई साइक्लिक कंपाउंड्स में, तो उसके लिए बात कर रहा है कौन सा स्ट्रेन, आई स्ट्रेन। अभी अपन ने बी स्ट्रेन पढ़ा, ये आई स्ट्रेन है। आई स्टैंड फॉर इंटरनल स्ट्रेन। तो ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे इसके बारे में, पर्टिकुलर एग्जाम्पल याद रखेंगे और क्या होता है फिर भी शॉर्ट में समझते हैं। तो ये बोलता है कि भाई जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनमें इक्लिप्सिंग स्ट्रेन होता है ना, इक्लिप्सिंग स्ट्रेन, यहाँ से पढ़ना चालू करो। दिस चेंज इज हाईली फेवर्ड इन 1-chloro-1-methyl cyclopentane बिकॉज इट रिलीव्स इक्लिप्सिंग स्ट्रेन। तो अभी इस क्लोराइड में जो अपन ने अल्काइल हैलाइड लिया, इसमें इक्लिप्सिंग स्ट्रेन है भाई, ठीक है। जैसे ही कार्बोकेटाइन बनता है ये इक्लिप्सिंग स्ट्रेन ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इक्लिप्सिंग स्ट्रेन है, साइक्लिक में ही होंगे, असाइक्लिक में तो होंगे भी नहीं। एंड साइक्लोहेक्सेन में क्यों नहीं है, तो हमें पता है भैया साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में रहता है, तो उसमें इक्लिप्सिंग स्ट्रेन नहीं होते हैं, ठीक है सर। तो बी वाले को सबसे ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है ऑन गोइंग फ्रॉम अल्काइल हैलाइड टू कार्बोकेटाइन, क्योंकि उसमें इंटरनल स्ट्रेन था, इक्लिप्सिंग स्ट्रेन था। तो बी का रेट इसलिए सबसे ज़्यादा हो गया। एंड सी वाले में तो कोई स्ट्रेन था ही नहीं, इक्लिप्सिंग स्ट्रेन, तो अपन ने नॉर्मल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हुए उसको ए से पीछे कर दिया। तो राइट आंसर विल बी BAC। एंड ये डेटा भी है, आप देख सकते हैं कि बी का रेट जो है, अगर मैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड को के रेस्पेक्ट में बात करूं तो बी इज़ 44 टाइम्स मोर रिएक्टिव एंड सी इज़ ऑलमोस्ट 1/3 लेस रिएक्टिव, है ना, 1/3 टाइम्स रिएक्टिव देन ए। तो BAC जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप पूरा थ्योरी देख सकते हैं जो मैंने इसमें अटैच किया हुआ है ना, और ये पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दूंगा। एंड लिंक टेलीग्राम चैनल का जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। ये PDF आप पढ़ सकते हैं एंड ग्रुप को ज्वाइन करके आप जो भी डाउट्स हैं आपके वो भी पूछ सकते हैं। तो कर लो यार ज्वाइन ग्रुप को, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे।